हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पाठ संख्या 1 के कुछ आंकिक प्रश्नों को हल किया था और अब पाठ संख्या 1 में 3 आंकिक प्रश्न और शेष रहते हैं। उसके बाद में हम लोग अगले पाठ के बारे में विचार करेंगे। तो देखिए, 12 प्रश्न आपने हल कर लिए थे। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं हम लोग क्या बोलता है। प्रश्न संख्या 13 इसके बारे में और विचार करेंगे। देखिएगा, हमें बोला गया है प्लस 10 माइक्रोग्राम तथा माइनस के 10 माइक्रोग्राम के दो आवेशों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। एक तो प्लस में 10 माइक्रोग्राम है और एक माइनस में 10 माइक्रोग्राम है। दोनों आवेशों के परिमाण समान है, प्रकृति विपरीत है और इनके बीच की जो दूरी है वो 2 सेंटीमीटर है। तो चूंकि आवेशों का परिमाण समान है, बीच की दूरी बहुत कम है, तो ये निकाय क्या बन सकता है? द्विध्रुव बन सकता है। इस द्विध्रुव के आवेशों का जो परिमाण है Q, वो हमारे पास कितना हो गया? 10 माइक्रोकूलम, यानी 10 गुणा 10 की घात माइनस में 6 कूलम। प्रकृति नहीं देख रहे हम लोग, केवल परिमाण। तो यहाँ से इसके 1 0 से 1 घात कैंसिल हो गई, तो 10 की घात माइनस में 5 कूलम आ गए। आगे देखिए, इसने हमें बोला है कि इनके बीच की दूरी हमने ले रखी है 2a, मानते हैं हम लोग। द्विध्रुव के दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2a, जो कि मैंने रखी है 2 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज कीजिए तो 2 गुणा 10 की घात माइनस में 2 मीटर। अब आगे अगर अपन देखें इसमें, तो इनकी अक्षीय रेखा एवं निरक्षीय रेखा पर द्विध्रुव के केंद्र से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। द्विध्रुव के केंद्र से दूरी होती है r, जो कि आपको दे रखी है 60 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं 60 गुणा 10 की घात माइनस में 2 मीटर, या फिर 6 गुणा 10 की घात माइनस में 1 मीटर। ठीक है। अब आगे अगर अपन देखें इसमें, तो इस स्थिति में आपको अक्षीय रेखा पर और निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करें अक्षीय रेखा पर। E का मान आपको ज्ञात करना है किस पे? अक्षीय रेखा पर। और अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमारे पास में क्या आया था? 2kp अपॉन में r का क्यूब। देखिए, दो एक संख्या है, k का मान नहीं है, हमें पता है। r का मान आपको दे रखा है, p का मान नहीं है। अगर हमें p का मान मिल जाएगा तो हमारा काम चल सकता है। तो 2k और p की जगह हमने लिख दिया q इंटू में 2a और बट्टा में r का क्यूब। ठीक है। तब यहां से अगर अपन देखें, 2 गुणा k का मान हो गया 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा q का मान हो गया हमारे पास में 10 की घात माइनस में 5 गुणा 2a का मान हो गया हमारे पास में 2 गुणा 10 की घात माइनस में 2 बट्टा r का मान हो गया हमारे पास में 6 गुणा 10 की घात माइनस में 1 और इसका क्यूब। ठीक है। तो यहां से हमारे पास में देखिए, 2 को 2 से गुणा किया तो 4 और गुणा में 10 की घात हो गया, नहीं गुणा में 9 और गुणा में 10 की घात हमारे पास देखिए कितना हो जाएगा? माइनस का 2 और माइनस का 5 कितना हुआ? माइनस का 7 और प्लस में 9 कितना हो गया? प्लस में 2 बचेगा बट्टा 6 का जो क्यूब है वो आ गया हमारे पास में 216 प्लस नहीं इंटू में और 10 की घात माइनस का 3। तो यहाँ से पहले तो आप इसमें 9 का भाग दीजिए। ठीक है। और उसके बाद में तो पहले हम 9 का भाग देते हैं इसमें, तो 9 दूनी 18, यहाँ पे 3 बचेगा 36 में 4 बार चला गया। ठीक है। तो 24 बार हो गया, 24 में 4 का भाग चला गया 6 बार, तो 1 बट्टा 6 और गुणा में 10 की घात कितनी हो गई हमारे पास में? 5। ये ऊपर चला जाएगा प्लस में हो गया ना। अब 1 बट्टा 6 को आप आगे सॉल्व कर लीजिए। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट और 10 के अंदर 6 का भाग कितनी बार गया? 1 बार। 4 बच गया 40 में 6 बार और फिर 4 बचेगा फिर 6 बार और गुणा में 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलम। ये अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है का मान। ठीक है। अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा? 0.016। ठीक है। गुणा में 10 की घात 5। अगर आप इसको 10 की घात 4 में कन्वर्ट करते हैं, एक घात से गुणा करते हैं तो 1.66 हो जाता है। ठीक है। अगर आप इसकी एक घात को गुणा कर देते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाता है? 1.66 गुणा 10 की घात माइनस में नहीं प्लस में 4 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है।
दूसरा देखें आप इसमें निरक्षीय रेखा पर, और हमें पता है कि समान दूरी के लिए समान दूरी की स्थिति में निरक्षीय बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की आधी होती है। तो अक्षीय बिंदु वाला जो है इसका आधा कर दो आप 1.66 गुणा 10 की घात 4 बटा 2, तो 0.8 और 3 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, 0.83 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में 13वां प्रश्न। अब प्रश्न संख्या 14 देखते हैं, उसके बाद में प्रश्न संख्या 15, और उसके बाद में हम लोग अगले पाठ पे जाते हैं। देखिए तो यहाँ से प्रश्न संख्या 14 देखिए, ऐसा प्रश्न आपने पीछे किया है, वो का वही सवाल है। दो समान बिंदुवत आवेश Q जो परस्पर कुछ दूरी पर रखे गए हैं, दो आवेश आपको दे रखे हैं, उन दोनों के परिमाण समान है कैपिटल Q, उनको आपने परस्पर कुछ दूरी पर रखा है। इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य में एक अन्य आवेश स्मॉल q रखा गया है। स्मॉल q का मान और प्रकृति ज्ञात कीजिए कि निकाय संतुलित रहे। आपको बोला गया है कि दो आवेश हैं कैपिटल Q परिमाण के, वो परस्पर कुछ दूरी पर रखे गए हैं। तो ये कैपिटल Q परिमाण के कुछ आवेश हो गए हमारे पास में के दो आवेश हो गए। ये दोनों आवेश कुछ दूरी पर रखे गए, हमने मान लिया इनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल r। इनके मध्य में कोई बिंदु है P, इस बिंदु P पर है एक दूसरा आवेश आपने ले रखा है स्मॉल q। तो हमने मान लिया कि इसकी इस q आवेश से जो दूरी है वो हमारे पास में क्या हो गई, x हो गई, और इससे दूरी कितनी बचेगी, r माइनस x बच जाएगी। ठीक है ना। आपको ये बोला गया है कि सब q की प्रकृति क्या हो और इसका परिमाण क्या हो कि निकाय जो है संतुलित रहे। ठीक है, तो देखिए आप पहले तो स्मॉल q के बारे में देखिए। संतुलित होने का मतलब है कि परिणामी बल का मान कितना होगा, यहाँ से 0 हो जाएगा। ठीक है ना। संतुलित होने का अभिप्राय क्या है कि परिणामी बल का मान कितना होगा, यहाँ से 0 होगा। तो देखते हैं, देखिए क्या होता है हमारे पास में, किस प्रकार से होता है। तो यहाँ आप देखिए, पहले आप इस स्मॉल q के बारे में विचार कीजिए। इस पे इस कैपिटल Q के द्वारा एक बल लगेगा इधर की ओर, और इस कैपिटल Q के द्वारा इस पे एक बल लगेगा इधर की ओर। ये दोनों के दोनों बल परिमाण में समान होंगे और दिशा में विपरीत होंगे, तो ये निरस्त हो जाएगा परस्पर। ठीक है ना। तो ये निरस्त हो जाएगा, तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि स्मॉल q आवेश जो है, देखो आप एक बात और ध्यान रखना, आपको ये कहा गया है प्रश्न की भाषा को दोबारा से सुनिए आप। इसको ये कहा गया है कि दो आवेश हैं जिनका परिमाण कैपिटल Q, इनके मध्य बिंदु P पर आपने एक आवेश रखा है। मध्य बिंदु है P, ये P जो है मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु मतलब ये दूरी r/2 होगी, तो ये दूरी भी कितनी होगी, r/2 होगी। ठीक है ना। यहाँ हमने स्मॉल q आवेश रखा है। अब इस पे इस कैपिटल Q के द्वारा इधर की ओर बल लगेगा और इस कैपिटल Q के द्वारा इधर की ओर बल लगेगा। ये दोनों के दोनों बल परिमाण में समान और दिशा में विपरीत हैं, इसलिए निरस्त हो जाएंगे। और इसका जो परिणामी बल है हमारे पास में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है ना। इसका जो परिणामी बल है हमारे पास में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर अपन देखते हैं इसमें परिणामी बल हमारे पास में है 0, तो हम देखें इसमें, मतलब आप ये कह सकते हो कि इस स्थिति में स्मॉल q आवेश पर हर स्थिति में परिणामी बल 0 होता है। मतलब स्मॉल q आवेश तो हर बार ही संतुलित की अवस्था में रहता है। अब बिंदु बनता है कैपिटल Q आवेश का, बिंदु बनता है कैपिटल Q आवेश का। तो यहाँ से आप अगर ये कैपिटल Q आवेश जो है इस पे परिणामी बल 0 हो, अगर कैपिटल Q आवेश जो है इस पे परिणामी बल 0 हो, तो ये निकाय संतुलित रहेगा। तो ये निकाय संतुलित रहेगा, तो इसके लिए जरूरी है कि कैपिटल Q आवेश पे परिणामी बल 0। अब कैपिटल Q आवेश पे कौन से दो बल लगते हैं, जैसे इस पे इसके द्वारा एक बल लगता है, ये इधर Q, F1 मान लिया आपने। अब इसकी प्रकृति और परिमाण, इसकी प्रकृति और इसका परिमाण देखना आपको। अगर इसके द्वारा भी इधर ही बल लग जाएगा तो दोनों बलों का योग हो जाएगा और परिणामी बल 0 नहीं होगा। इसका मतलब है इसके द्वारा इस कैपिटल Q आवेश पे इधर बल लगना चाहिए F2। ठीक है ना। मतलब हम ये कह सकते हैं कि स्मॉल q जो है वो कैपिटल Q को आकर्षित करेगा। समझे मेरी बात को आप, निकाय के संतुलन के लिए।
ठीक है ना। निकाय के संतुलन के लिए यह आवश्यक है कि स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू के विपरीत प्रकृति का हो। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में। और अगर हम आगे देखें, देखिए निकाय के संतुलन के लिए आवश्यक है कि स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू के विपरीत प्रकृति का हो। तो पहली बात तो इसकी प्रकृति में पता चल गई, अगर कैपिटल क्यू प्लस में है तो स्मॉल क्यू जो है वो माइनस में होगा, और अगर कैपिटल क्यू माइनस में है तो स्मॉल क्यू प्लस में होगा। ठीक है। दूसरा, इस कैपिटल क्यू पे कैपिटल क्यू के द्वारा लगने वाले बल का परिमाण और स्मॉल क्यू के द्वारा लगने वाले बल का परिमाण, दोनों बलों के परिमाण समान होंगे और दिशा विपरीत होगी, तभी तो परस्पर निरस्त हो जाएंगे। तो इनके परिमाण समान देखो आप, कैपिटल क्यू द्वारा आरोपित बल बराबर होगा कैपिटल क्यू पर स्मॉल क्यू द्वारा आरोपित बल। अब यहां से हम देखें अगर, तो कैपिटल क्यू पर कैपिटल क्यू के द्वारा लगने वाला बल हमारे पास में क्या होगा, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो के Q1 का मान कैपिटल क्यू और Q2 का मान भी कैपिटल क्यू, इंटू कीजिए क्यू का स्क्वायर बट्टा में इन दोनों कैपिटल क्यू आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल r, तो इसका स्क्वायर हो गया बराबर है के Q1 का मान तो कैपिटल क्यू और Q2 का मान स्मॉल क्यू बट्टा में इनके बीच की दूरी क्या है हमारे पास में r/2 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ से k से k कर दिया, कैपिटल क्यू से इसकी एक घात कर दी, तो हमारे पास में आ जाएगा कैपिटल क्यू अपॉन में r का स्क्वायर बराबर है स्मॉल क्यू अपॉन में r का स्क्वायर, बट्टा वाला जो 4 है यहाँ आ गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कैपिटल स्मॉल क्यू बराबर किसके आ जाएगा, कैपिटल क्यू अपॉन 4। विपरीत प्रकृति के लिए अगर हम देखें, स्मॉल क्यू की विपरीत प्रकृति के कारण हम ये बोल सकते हैं कि स्मॉल क्यू बराबर होगा माइनस में कैपिटल क्यू अपॉन 4। मतलब हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि जो स्मॉल क्यू है वो कैपिटल क्यू का 1/4 होगा और विपरीत प्रकृति का होगा। ठीक है, ये इसका परिमाण। आगे मेरी बात समझ में। अब हम आगे देखते हैं अंतिम प्रश्न इस पाठ के लिए, सुनिएगा। तो यहां से प्रश्न संख्या 15 पे अगर हम विचार करें, एक समान विद्युत क्षेत्र में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण के त्वरणों का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक समान विद्युत क्षेत्र है, उसमें आपने किसको रख रखा है, प्रोटॉन को रख रखा है, न्यूट्रॉन को रख रखा है और अल्फा कण को रख रखा है। ठीक है ना। इनके त्वरण का अनुपात आपको ज्ञात करना। ठीक है, त्वरण का भी अनुपात ज्ञात करेंगे हम लोग। 15वां प्रश्न है हमारे पास में, चूंकि हमें पता है F बराबर हमारे पास में क्या होता है, ma, ये होता है क्या। तो यहाँ से a का मान हमारे पास में कितना आ जाएगा, F अपॉन में m, और F को आपने लिख दिया Q इंटू में E, और अपॉन में आ गया हमारे पास में m। ठीक है, आगे इसने हमें बोला है कि एक तो प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है और एक अल्फा कण है, इनके त्वरण का अनुपात देखना है आपको। तो प्रोटॉन के लिए हमारे पास में Q जो किसके बराबर हो जाएगा, प्रोटॉन का आवेश कितना है E, और कैपिटल E विद्युत क्षेत्र तो तीनों के लिए नियत है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण तीनों को एक समान ही विद्युत क्षेत्र में रख रखा है, कैपिटल E मान लिया आपने। तो A का मान आप अगर प्रोटॉन के लिए देखते हैं तो Q का मान तो है स्मॉल e, कैपिटल E अपॉन में m किसके लिए, प्रोटॉन के लिए। ठीक है,
अब न्यूट्रॉन के लिए अगर हम देखें तो न्यूट्रॉन क्या होता है, हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है 1H2, ठीक है। तो ये तो आवेश हो गया और ये द्रव्यमान हो गया। तो आवेश के बारे में अगर अपन देखें, इसमें न्यूट्रॉन का जो आवेश है वो किसके बराबर है, प्रोटॉन के आवेश का 1 गुना है, मतलब बराबर ही हो गया या फिर ई हो गया। और जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 2 गुना हो गया। तो इसलिए ए का मान न्यूट्रॉन के लिए अगर हम देखें, आवेश स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन में द्रव्यमान हो जाएगा हमारे पास में 2mp। ऐसे ही अंतिम देखते हैं हम लोग। अब प्रोटॉन के अलावा अल्फा कण अवस्था है हमारे पास में। अल्फा कण के लिए तो अल्फा कण क्या होते हैं हमारे पास में, हीलियम नाभिक के कण होते हैं 2He4, मतलब इसका जो आवेश है वो प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना है और द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना, ठीक है। तो यहां से अगर अपन देखें Q का मान अल्फा कण के लिए जो है वो प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना है, यानी 2 और इंटू प्रोटॉन का आवेश कितना है इसकी। अच्छा, m का मान अल्फा कण के लिए हो जाएगा 4 गुना में m का मान प्रोटॉन के लिए तो 4, और प्रोटॉन के लिए इसका द्रव्यमान कितना होता है m, मान लो mp लिख दो चलो। तो इसलिए इस सूत्र के अनुसार देखें तो a बराबर हमारे पास में क्या होता है QE अपॉन में m। Q यानी आवेश का मान कितना है 2E, इनटू में कैपिटल E अपॉन में m का मान, अब इसका आवेश कितना है, द्रव्यमान कितना है 4mp। अब इनका अनुपात ज्ञात कर लिया हम लोग, तो आता है ये किसके लिए था, अल्फा कण के लिए था। तो आपको प्रोटॉन का त्वरण अनुपात न्यूट्रॉन का त्वरण अनुपात अल्फा कण का त्वरण लेना था। तो प्रोटॉन का त्वरण हमारे पास में आया है स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन में mp अनुपात अल्फा कण का त्वरण है स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन में 2mp, स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन में 2mp अनुपात अल्फा कण का त्वरण 2 कैपिटल ई यहां से 2 से इसको कैंसिल कीजिए तो स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन में 2mp ये आएगा। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास में स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन में 2mp। अब देखिए स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन वाला 2mp कैंसिल हो जाएगा, तो ये अनुपात कितना आ जाएगा हमारे पास में 1 अनुपात 1/2 अनुपात 1/2, ठीक है। अगर आप इसे सामान्य अनुपात में चेंज करते हैं तो इनका जो एलसीएम आता है कितना है 2 है, उस एलसीएम से आप इसको गुणा कीजिए। तो 1 को 2 से गुणा किया तो 2 अनुपात 1/2 को 2 से गुणा कीजिए 1 अनुपात 1/2 को 2 से गुणा कीजिए 1, 2 अनुपात 1 अनुपात 1, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में इनके त्वरण का अनुपात। ये कब होगा, जब विद्युत क्षेत्र एक समान है, ठीक है। और 3 कण आपने ले रखे थे, एक तो आपने ले रखा है अल्फा कण, एक आपने ले रखा है प्रोटॉन और एक हमने ले रखा है न्यूट्रॉन। इन तीनों के लिए देखो क्रम आपको बताया गया प्रश्न में, उस क्रम के अनुरूप हमें इन्हें हल करना था, ठीक है। अब अंतिम प्रश्न हमने हल कर लिया है इसमें। अब हमारा जो अगला टॉपिक है, अगला जो चैप्टर है पाठ संख्या 2, वो गाउस के नियम का है। तो देखते हैं गाउस के नियम के बारे में कि गाउस का नियम और इसके अनुप्रयोगों के बारे में हमें चर्चा करनी है। पाठ संख्या 2, अगर इस पहली यूनिट में से कोई बड़ा प्रश्न पूछा जाता है तो उसकी प्रबलतम संभावनाएं हैं कि वो गाउस के नियम के आधार पर पूछा जाए। ये हालांकि कोई शाश्वत सत्य नहीं है, अनिवार्य नहीं है, लेकिन इसकी संभावनाएं सबसे ज्यादा है कि इसमें से पूछा जाएगा। अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो बड़ा सवाल, छोटा नहीं। गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग देखते हैं हम लोग। तो यहां से पाठ संख्या 2, पाठ संख्या 2, गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग, गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग।
देखते हैं, देखिए क्या होता है हमारे पास में, किस रूप में होता है। गाउस के नियम के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो गाउस के नियम को देखने से पहले और इसके अनुप्रयोगों के बारे में चर्चा करने से पहले आप इस टॉपिक, इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है उसके बारे में चर्चा कीजिए। इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है उसके बारे में आप चर्चा कीजिए। और इस चैप्टर का पहला टॉपिक है हमारे पास में विद्युत फ्लक्स। इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो क्या है हमारे पास में, विद्युत फ्लक्स। देखिए पहले तो फ्लक्स शब्द जो है इसके शाब्दिक अर्थ पे विचार करें, उसके बाद में हम देखेंगे विद्युत फ्लक्स क्या होता है या फिर किसी अन्य राशि का जो फ्लक्स है वो क्या होता है। ठीक है ना, पहले हमें फ्लक्स शब्द जो है इसके शाब्दिक अर्थ पे विचार करना है। ठीक है, कि क्या होता है ये विद्युत फ्लक्स। ठीक है, देखते हैं हम लोग इसमें। आपको देखिए बोला गया है कि फ्लक्स शब्द का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास में एक फोटो फ्रेम है, आपके पास में एक फोटो फ्रेम है और उस फोटो फ्रेम के बीच में से जो लगा हुआ कांच था वो आपने निकाल दिया, उसमें लगी हुई तस्वीर आपने हटा दी। अब आपके पास में उस फोटो फ्रेम की केवल एक बाउंड्री बच जाती है, ऐसे बचती है ना। और इस फ्रेम को आपने बहते हुए किसी पानी के स्रोत में डाल दिया, बहते हुए पानी के किसी स्रोत में हमने इसको डाल दिया। तो यहां से आपको अगर ये बोला जाए, अब फ्लक्स का क्या मतलब होता है, जैसे आपने क्या बोला था, एक फोटो फ्रेम था, उस फोटो फ्रेम में से आपने कांच निकाल दिया, उसके बीच की तस्वीर निकाल दी, अब उसमें केवल बाउंड्री बचती है। अगर वो बाउंड्री बचती है तो उस बाउंड्री से आपको फ्लक्स के बारे में पूछा जाए तो अब उस बाउंड्री को आपने क्या किया है, बहते हुए पानी के किसी स्रोत में डाल दिया, तो उस फ्रेम के अंदर से जल की कुछ धाराएं गुजरेंगी, उस फ्रेम के अंदर से जल की कुछ धाराएं गुजरेंगी और गुजरने वाली उन धाराओं की जो संख्या होती है वो फ्लक्स होती है। गुजरने वाली उन धाराओं की संख्या, उन रेखाओं की जो संख्या होती है वो फ्लक्स होती है। अगर वो जल रेखाओं की संख्या है तो जल का फ्लक्स होगा, अगर वो विद्युत बल रेखाओं की संख्या है तो विद्युत का फ्लक्स होगा, और अगर वो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या है तो वो चुंबकीय फ्लक्स होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? मतलब विद्युत फ्लक्स की परिभाषा आप क्या बोल सकते हैं, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा में हम ये कह सकते हैं, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा में हम ये कह सकते हैं कि किसी बंद पृष्ठ, देखो कि बंद पृष्ठ है, किसी बंद पृष्ठ के अल्प क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। ठीक है ना, किसी बंद पृष्ठ के अल्प क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। किसी बंद पृष्ठ के अल्प क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। अब इस विद्युत फ्लक्स के बारे में आपने विचार किया, अल्प विद्युत बल रेखाओं की संख्या। अब इसको आप ज्ञात कैसे करोगे, गणितीय रूप में अगर हम देखें इसको तो आप ज्ञात कैसे करोगे, तो देखते हैं हम लोग यहां से। अब ये देखिए, ये हमारे पास में जैसे विद्युत क्षेत्र इस प्रकार से आपको दे रखा है। ये हमें दे रखा है और यहाँ पे ये जो विद्युत क्षेत्र है इसका परिमाण आपने ले लिया कैपिटल ई। अब एक बात और देखिए, इसमें आपको एक चीज और काम में लेनी है और वो क्या है हमारे पास में, क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश देखो, पहले तो क्षेत्रफल के बारे में आप देखिए क्या होता है, एरिया वेक्टर क्या होता है ना। पहले तो क्षेत्रफल आपको पता है। अब क्षेत्रफल कौन सी राशि है, तो देखिए ध्यान से सुनिए, क्षेत्रफल जो है वो एक प्रतिश राशि होती है, टेंसर क्वांटिटी होती है। प्रतिश राशियां कौन सी होती हैं, वे राशियां जिनमें स्वयं की कोई दिशा नहीं होती लेकिन भिन्न भिन्न दिशाओं में उनके मान भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है ना। और जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है, बाहर की ओर, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होता है, बहिर्मुखी होता है। जैसे क्षेत्रफल सदिश आपने क्या बोला, ये एक प्रतिश राशि, और प्रतिश राशियां कौन सी होती है, जिनकी खुद की दिशा नहीं है लेकिन भिन्न भिन्न दिशाओं में उनके मान भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे, और ये हमेशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। जैसे आपने ले लिया बेलनाकार पृष्ठ, तो इस बेलनाकार पृष्ठ के बारे में अगर अपन देखें, इस बेलनाकार पृष्ठ के बारे में अगर अपन देखें, इसमें कितने पृष्ठ हैं, एक तो ये, एक ये और एक ये वाला पृष्ठ वक्र पृष्ठ हो गया। ठीक है, तो इसके लिए क्षेत्रफल सदिश की दिशा लंबवत बहिर्मुखी हो गई।
इसके लिए क्षेत्रफल सदिश की दिशा लंबवत बहिर्मुखी हो गई और इसके लिए क्षेत्रफल सदिश की दिशा लंबवत बहिर्मुखी हो गई। ठीक है ना, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? कहने का अभिप्राय ये है, कहने का जो अभिप्राय है वो ये है कि ये सदिश राशि क्यों नहीं गिना आपने, इसको प्रदिश क्यों गिना? हालांकि ये एक पृष्ठ के लिए तो सदिश राशि है, मैं इस एक के लिए तो सदिश है ही की है, इसकी दिशा फिक्स है और जिन राशियों की दिशा निश्चित होती है वो सदिश राशियां होती हैं। लेकिन इसकी जो दिशा है वो किसी एक पृष्ठ के लिए नियत है, इस पृष्ठ के लिए दिशा बदल गई, इसके लिए दिशा बदल गई। अगर इसकी दिशा हर जगह पर एक समान रहती तब तो ये सदिश राशि होती है। ठीक है ना, और दिशा को भी छोड़ो आप, अब इसके परिमाण की चर्चा करो। इस दिशा में इसका परिमाण वर्त का क्षेत्रफल है, यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश वर्त के क्षेत्रफल के तुल्य है, लेकिन यहाँ पे वक्र पृष्ठ हो गया बेलन का 2πrh या 2πrl। इसका मतलब ये है कि दिशा बदलते ही इसका परिमाण बदल गया और परिमाण बदलते ही हम क्या बोल सकते हैं, राशि कौन सी हो गई, प्रदिश राशि हो गई। तो क्षेत्रफल जो है वो एक प्रदिश राशि है और इसकी दिशा हमेशा पृष्ठ के तल के लंबवत बहिर्मुखी होती है। ठीक है, तो ये आपने ऐसे रख रखा है। अब इसके लंबवत बाहर की तरफ ये क्षेत्रफल सदिश होगा, लंबवत बहिर्मुखी हमारे पास में क्या हो गया, यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश हो गया। ठीक है ना, लंबवत बहिर्मुखी हो गया हमारे पास में यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास में क्षेत्रफल सदिश जो है आपने ds ले लिया और ये इनके बीच का जो कोण है E और ds के बीच का कोण क्या है हमारे पास में, थीटा। ठीक है, अब यहां से आप देखो आपको फ्लक्स ज्ञात करना है। ये जो फ्लक्स है इसको हम फाई से दर्शाते हैं और ये फाई E हो गया हमारे पास में। ठीक है ना, अब ये कैसे आएगा, गुणनफल से लेना है आपको, दो राशियों को गुणा करना पड़ेगा। अब ये दो राशियां गुणा होंगी तो इनके आप हमेशा ध्यान रखना, अगर आप व्यंजक बनाते हो और दो राशियां दे रखे हैं तो इन दोनों राशियों के एक दिशा वाले घटक लेने हैं, समान दिशा के घटक लेने हैं। ठीक है ना, या तो इस ds का e की दिशा का घटक ले लीजिए या फिर e का ds की दिशा में घटक ले लीजिए। तो हम लोग ds का e की दिशा में घटक लेते हैं, इस दिशा में, है ना, इस दिशा में इस क्षेत्रफल सदिश का घटक ले रहे हैं। तो थीटा के साथ वाला घटक किसका होना होगा, कोस का, तो ये आ जाएगा हमारे पास में ds कोस थीटा। ठीक है ना, तो समान दिशा के घटक e और ds कोस थीटा है, इनको गुणा कीजिए आप, तो फाई e कैसे आ जाएगा, e इंटू में ds कोस थीटा। तो यहाँ से फाई e बराबर आ जाएगा हमारे पास में e और कोस थीटा अगर आप हटाते हैं तो डॉट का सिंबल लगेगा तो e डॉट ds। समझ गए आप मेरी बात को? मतलब आप ये बोल सकते हैं कि विद्युत फ्लक्स गणितीय रूप में आप क्या बोल सकते हैं, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कैपिटल A व क्षेत्रफल सदिश यानी कि ds के डॉट गुणनफल यानी कि सदिश अदिश गुणनफल को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल से प्राप्त राशि को, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल से प्राप्त राशि को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और ये जो विद्युत फ्लक्स है ये खुद कौन सी राशि हो गई हमारे पास में, अदिश राशि हो गई। ठीक है ना, ये खुद कौन सी राशि हो गई हमारे पास में, अदिश राशि हो गई। समझ गए आप मेरी बात को? तो इसके बारे में हम विचार करें तो यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है और इसके लिए मात्रक क्या हो जाएगा, E का मात्रक तो हो गया न्यूटन प्रति कूलम और इनटू में ds का मात्रक हमारे पास में क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका SI मात्रक हमारे पास में क्या है, न्यूटन प्रति कूलम और इनटू में मीटर का स्क्वायर। ठीक है, और इसका SI मात्रक एक और होता है, वो देखिए वो क्या है, E का एक मात्रक हो गया हमारे पास में वोल्ट प्रति मीटर और इनटू में ds का मात्रक हो गया हमारे पास में क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास में वोल्ट इनटू मीटर। व विमीय सूत्र अगर हम देखें, विमीय सूत्र अगर हम देखते हैं हमारे पास में देखिए क्या होगा, न्यूटन के लिए तो हो गया हमारे पास में m1 L1 T-2, मीटर के लिए हो गया हमारे पास में L2 बट्टा कूलम के लिए हो गया हमारे पास में T1 A1। तो यहां से हो जाएगा हमारे पास में m1 L कितना हो गया 1 और 2 कितना हो गया हमारे पास में 3, T का A1 ऊपर जाएगा माइनस में हो गया तो T कितना हो गया माइनस में 3 और A माइनस 1। ये इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। हमने बोल दिया कि जो
फ्लक्स है वो एक अदिश राशि है और इसका ऐसा ही मात्रक हमारे पास में क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या फिर वोल्ट इनटू मीटर। और इसका विभेद सूत्र है हमारे पास में m1 L3 T-3 A-1। ठीक है। अब एक बात और देखिए, जो प्रवेशी फ्लक्स होता है किसी पृष्ठ में प्रवेश करने वाला फ्लक्स होता है अंदर की तरफ, है ना, अंतर्मुखी। जैसे ये फ्लक्स यहाँ पे अंदर की तरफ आ रहा है तब तो ये प्रवेशी फ्लक्स है, और यहाँ से बाहर की तरफ जा रहा है तो निर्गत फ्लक्स है ना। तो निर्गत फ्लक्स जो होता है इसको तो हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, प्लस में लेते हैं, और जो निवेशी यानी प्रवेशी फ्लक्स है उसको हम लोग कैसा लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ठीक है ना। तो यहां से अगर अपन देखें निर्गत फ्लक्स कैसा, पॉजिटिव, व प्रवेशी फ्लक्स नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, आई मेरी बात समझ में। ये है हमारे पास में फ्लक्स के बारे में। हालांकि ये फ्लक्स अभी कुछ और बिंदु भी इसमें बाकी हैं, उनके बारे में भी हम लोग विचार करेंगे, लेकिन आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाकी हम लोग चर्चाएं अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।